अंजलि वैसे तो बहुत समझदार लड़की थी, लेकिन हमेशा से उसे एक ऐसे लड़के के साथ शादी करने की इच्छा थी जो लड़का विदेश में सेटल हो, यानी कि विदेश में नौकरी करता हो। लेकिन अंजलि की किस्मत तो देखो, बहुत ढूंढने के बाद भी उसे ऐसा कोई लड़का नहीं मिला। पर तभी अचानक एक दिन उसकी मुलाकात दीपक के साथ हुई। अंजलि को दीपक पहली नजर में ही पसंद आ गया। दीपक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें पसंद हूँ, तो फिर प्रॉब्लम कैसी? वो क्या है ना दीपक, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के के साथ हो जो विदेश में नौकरी करता हो। मेरा बचपन का सपना है ना, बस इसलिए। बस इतनी सी बात? तुम बिना बेकार में ही परेशान हो रही हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, कुछ दिनों की बात है। वैसे भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ मैं, विदेश के लिए अप्लाई कर दूंगा और शादी के बाद हम विदेश में सेटल हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? दीपक, जानते हो, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होंगी। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही होगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें विदेश जाने का इतना मन क्यों है? वो क्या है ना दीपक, मेरा भाई है गौरव, वो विदेश में ही रहता है, तो बस मुझे भी विदेश जाना है। और इस तरह दीपक के विदेश जाने के वादा करने के बाद अंजलि उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दीपक और अंजलि की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद, अंजलि, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दीपक, तुमने अपने ऑफिस में बात की या नहीं? किस बारे में? अरे, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि हमारी शादी के बाद तुम मुझे विदेश लेकर चलोगी। हाँ अंजलि, मैंने सोचा तो था, लेकिन बात कुछ नहीं बन पाई। कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद देखते हैं। ये सब कहते कहते पूरे 6 महीने हो चुके हैं दीपक। मैंने तुमसे शादी से पहले ही कहा था ना कि मुझे विदेश में जाकर रहना है, यहाँ नहीं रहना। अरे अच्छा ठीक है बाबा, कुछ करता हूँ मैं। दीपक शाम को जब ऑफिस से घर लौट कर आता है तो अंजलि घर में नहीं थी। माँ, अंजलि कहाँ चली गई? बाजार गई है क्या? बेटा, बहू तो अपने मायके गई है। उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी ना, इसलिए मैंने ही भेज दिया। क्या सासू माँ की तबीयत खराब है? लेकिन क्या हुआ अचानक से, आपको कुछ पता है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। अब देखो ना, अंजलि का भाई विदेश में रहता है, उसकी माँ यहाँ पर अकेली है, तो वो तो अपनी बेटी को बुलाएगी ही ना। बस इसलिए मैंने अंजलि को जाने दिया। माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। बेटी है उनकी, और यहाँ रहती है तो अपनी मम्मी को तो संभालेगी ही ना। अगले दिन अंजलि लौट कर आती है। अंजलि, मेरी शर्ट आयरन कर दी तुमने? वो व्हाइट वाली, आज ऑफिस में मीटिंग है ना, वही पहननी है। दीपक, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर काम करती रहूं और तुम मेरी बात टालते रहो? अरे लेकिन हुआ क्या है अंजलि, तुम ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, अपने ऑफिस में विदेश जाने की बात करो। कह दो अपने ऑफिस वालों को कि तुम वहाँ सेटल होना चाहते हो। अंजलि, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन देखो ना, उस दिन तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। अगर हम विदेश चले गए तो तुम्हारी माँ और मेरी माँ दोनों ही अकेले रह जाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूँ? ये मेरा बचपन से सपना था, और अब अगर इन सब लोगों के बारे में सोचती रहूंगी ना तो अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाऊंगी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब होने के बाद तुम समझ जाओगी इस बात को। देखो दीपक, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मम्मी अपनी पूरी जिंदगी जी चुकी है और मुझे विदेश जाना है, इसका मतलब जाना है। ठीक है अंजलि, तुम्हारी मम्मी के बारे में ना सही, मेरी मम्मी के बारे में तो सोचो, वो भी तो अकेली रह जाएगी ना। मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस विदेश जाने के लिए कुछ न कुछ करोगे। अगले दिन दीपक के ऑफिस जाने के बाद
अरे अंजलि बेटा, इतनी उदास क्यों लग रही हो? तो क्या करूं मम्मी? ढोल बजाऊं क्या कि आपके बेटे से शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझे विदेश लेकर जाए, मेरे सपने पूरे करे, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं है। अरे बेटा, पर यहाँ पर परेशानी क्या है? बात परेशानी की नहीं है, मुझे बस जाना था और जाना है। जानती है, आपकी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा, और आपका बेटा तो मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर रखना चाहता है। लेकिन बेटा, मैंने तो कभी दीपक को जाने से मना नहीं किया। मुझे पता है ना, वो नहीं जाएगा आपको छोड़ के। कुछ दिनों के बाद, अंजलि, मम्मी को बुखार आ गया है, प्लीज जरा उनको दवाई दे दो। जो करना है तुम खुद करो, मैं कुछ नहीं करने वाली। अरे, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम इसलिए मुझे विदेश लेकर नहीं जा रहे हो ना, ताकि मैं यहाँ रहकर तुम्हारी मम्मी की सेवा करूं? मेरी जिंदगी तो है ही नहीं। नहीं अंजलि, ऐसे कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, पागल नहीं हूँ। मैंने क्या सोचकर शादी की थी तुमसे, और क्या निकले तुम। और इस तरह अंजलि ने दीपक की माँ का ध्यान रखना पूरी तरह से बंद कर दिया था। एक दिन अचानक अंजलि की माँ का फोन आता है। अंजलि बेटा, तुम घर आ जाओ। क्या हुआ मम्मी, सब कुछ ठीक है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, बस जरूरी काम था, तुम अभी के अभी घर आ जाओ। अंजलि अपने मायके पहुंचती है। अंजलि के मायके में क्या हुआ मम्मी, इतनी परेशान क्यों लग रही है, और क्यों बुलाया मुझे? क्या बताऊं बेटा, तेरे भाई ने तो अब मेरा खर्चा भेजना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों से घर में एक भी रुपया नहीं, बहुत परेशान हूँ, दवाई लाने के पैसे भी नहीं बचे। लेकिन मम्मी, भाई ने ऐसा क्यों किया? खुद विदेश जाकर रहने लगा, इसका मतलब ये है कि वो अब आपका ध्यान भी नहीं रखेगा? पता नहीं बेटा, एक तू ही है यहाँ पर, मेरी बेटी, उससे तो पैसों की बात करना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करती। मम्मी आप परेशान मत हो। तभी वहाँ पर दीपक पहुँच जाता है। दीपक, आप अचानक यहाँ पर? वो क्या है ना अंजलि, तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में आते देखा तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं भी पीछे पीछे चला आया। हाँ दीपक, देखो ना, भाई ने तो विदेश में जाकर मम्मी से मुंह मोड़ लिया। अरे, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मम्मी की हेल्प करना बंद कर दिया है तो मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा मम्मी का। लेकिन बेटा, तुम मेरे दामाद हो, मैं तुमसे कोई मदद नहीं ले सकती। नहीं नहीं, आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंजलि मेरी पत्नी है और आप उसकी माँ, तो आपका ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी हुई ना। थैंक यू दीपक, मेरी और मेरी मम्मी की हेल्प करने के लिए। घर जाने के बाद, अंजलि, मुझे लगता है अब तो तुम्हारे दिल से विदेश जाने का ख्याल निकल गया होगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? क्यों दीपक, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा भी क्या हो गया? मैं तो अभी भी विदेश जाना चाहती हूँ। एक्चुअली तुम्हारी मम्मी इतनी परेशान है, तुम्हारे भाई ने पलट कर उनकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की, तो मुझे लगा तुम समझ गई होगी। देखो दीपक, तुम ना मुझे इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दो। कुछ दिनों के बाद, अंजलि, बधाई हो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। क्या सच में? जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही है? हाँ बिल्कुल, तुम चाहती थी ना मैं अपनी कंपनी में विदेश जाने के लिए बात करूं। ये देखो, हम यूएसए जा रहे हैं, मैंने बात कर ली है। वाह दीपक, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। ठीक है, फिर घर जाओ और जाकर अपनी मम्मी को भी ये खबर सुना दो। थैंक यू सो मच दीपक। जानती हो, तुमने मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया है। अंजलि अपने मायके पहुंचती है। अरे, घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? मम्मी कहाँ चली गई? पड़ोसियों से पूछ लेती हूँ।
अरे अंजलि बेटा, कहाँ थी तुम? वो सब ठीक है आंटी। मम्मी कहाँ है? आपको कुछ बताकर गई है क्या? क्या बताएगी तुम्हारी मम्मी? जानती हूँ तुम्हारे भाई ने क्या किया। क्या किया मतलब? कुछ हुआ है क्या आंटी? साफ साफ बताइए। अरे तेरे भाई ने ये घर रातों रात बेच दिया और तेरी माँ को इस घर से निकाल दिया। कहता है उसको विदेश में घर खरीदना है इसलिए। ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन मम्मी ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं। कैसे बताती? बेटी के सामने हाथ फैलाना उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। लेकिन आंटी, अब मम्मी कहाँ है? प्लीज मुझे बताइए। वो तो वृद्धाश्रम चली गई है बेटा। अंजलि अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लेकर अपने ससुराल पहुँचती है। अरे क्या हुआ अंजलि? और मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? दीपक, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब हम विदेश नहीं जाएंगे। क्या हुआ बेटा? कब से तुम विदेश जाने का सपना लेकर बैठी थी और अब जो पूरा होने जा रहा है तो मना कर रही हो? नहीं मम्मी, मुझे विदेश नहीं जाना। अरे लेकिन हुआ क्या? मुझे भी बताओगी? मेरी माँ की हालत देखो। मेरे भाई ने जरा से पैसों के चक्कर में, विदेश में घर खरीदने के चक्कर में माँ को घर से निकालकर वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। मैं ऐसा तुम्हारी माँ के साथ नहीं कर सकती। मैं उतनी बुरी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ अंजलि, तुम उस तरह की लड़की नहीं हो। तुम तो बस एक बार विदेश जाना चाहती थी और इसलिए मैंने ये सब किया, ऑफिस में बात करके विदेश का ऑप्शन लिया। लेकिन अब नहीं। ये सब देखने के बाद मैं कभी तुम्हारी और अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ की बाकी की जिंदगी वृद्धाश्रम में कैसे गुजरेगी जब मैं हूँ यहाँ पर? उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरी माँ है और अब वो हमारे साथ यहीं रहेगी, भले ही तुम्हारा भाई उसकी जिम्मेदारी उठाए या ना उठाए। मुझे माफ कर दो दीपक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी विदेश जाने की जिद कितनी गलत थी अब मुझे पता चल गया है। अब मैं यहीं रहूंगी अपनी दोनों मम्मियों के साथ और उनका ख्याल रखूंगी। प्यार की कोई भाषा नहीं होती, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन देखना है तो देखिए। अయ్యయ్యో अम्मा, लगता नहीं मेरी शादी होगा। मेरे को लड़का नहीं मिलता। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन तेरे अंदर का मद्रासी जाता ही नहीं है। अरे जरूरी नहीं कि मद्रासी में ही शादी करे, देख ले कोई दिल्ली वाला मिल जाए। अయ్యయ్యో अम्मा, क्या बोलता? नाई जी, ना ना ना, चलो अब डोसा दे दो। ललिता शादी के लिए किसी मद्रासी लड़के को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा था। उधर पंजाबी बाग के एक परिवार में, अरे जाने पिट्टे मुंह, शादी के लिए तेन कुड़ी नहीं लभदी। जा शापा मुक्का कोई दूसरी जात की ही ले आ। वैसे भी क्या होता है जात पात? अरे क्यों नहीं होता? मैं मांग रहा हूँ आम, पकड़ा कर निकल जाए अंगूर। ना बाबा ना, शादी होगी तो अपना पंजाबी विच। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट, सो रेडी। अम्मा, नान शॉपिंग पाके रहना। अरे साफ साफ बोलो ना कि शॉपिंग में जा रही हो, क्यों मद्रासी में बात करती हो? अपनी भाषा का सम्मान करना माँ। पर ललिता, भारत में रहकर हिंदी बोलना सीखना। तुझे बिल्कुल नहीं आती हिंदी। मैं शॉपिंग पाके रहना। तो ललिता शॉपिंग में चली जाती है, लेकिन माँ को उसकी शादी की चिंता लगी ही रहती है। ललिता एक दुकान में जाती है जहाँ, भैया जरा छोले भटूरे देना। तभी वहाँ ललिता आ जाती है। भैया डोसा। ओए ब्यूटीफुल, भैया डोसा नहीं है वो तो आदमी है। ललिता को हिंदी समझ तो आती है, लेकिन बोल नहीं पाती। नॉनसेंस। दोनों अपना खाना खाकर जा रहे होते कि ललिता देखती है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। आया अम्मा, पैसा इल्ला। रोहन देखता है कि वो परेशान हो रही है। आ कुड़िया की गल,
वो गल पैसा इल्ला ना। रोहन समझ जाता है और वो पैसे दुकानदार को दे देता है। थैंक्स, मैं वापस देगी। पान फोन क्यों दोगी? देना ही है तो पैसे दे देना जो मैंने दिए हैं। वही मानी फोन नंबर। रोहन समझ जाता है कि ललिता उससे उसका नंबर मांग रही है ताकि वो उसके पैसे लौटा सके। तो ये वो दिन था जब हमारी मद्रासी हीरोइन हमारे पंजाबी हीरो से मिली थी। अब तो नंबर भी बदल गए। आगे देखिए। घर जाकर ललिता रोहन की डीपी देखती है। इल्ला नॉट बैड। अब लड़का सही लग रहा है, दिल भी नाइस नाइस, पर प्रॉब्लम इज नॉट मद्रासी। उधर रोहन भी ललिता के फोन का वेट करता है। जैसे ही ललिता उसे फोन करती है, हाय, मैं वेट कर रहा था तुम्हारे फोन का। पैसे के लिए ना रिटर्न कर दूंगी मैं। अरे नहीं नहीं, पैसा नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं। ललिता शर्मा जाती है। दोनों में दोस्ती होती है और फिर प्यार और फिर एक दिन। अरे ललिता, क्या सारा दिन फोन पर लगी रहती है? शादी की उम्र है, कोई लड़का पसंद आया क्या? अम्मा लड़का नहीं, मैं शादी पंजाबी, रोहन नाम। अरे वाह ललिता, तुझे पंजाबी लड़का पसंद आया। मैं तो कब से बोल रही थी बेटा कि शादी के बाद तुझे परेशानी ना हो। नी अन्न से कराया माँ इंदे में पूछा वो क्या करता, अब आप मद्रास क्यों पूछते? ओहो, क्या करता है लड़का, खाता पीता तो नहीं है ना। खैर, रोहन ललिता के घर आता है और शादी की बात करता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद, अरे ललिता, जा जरा आलू का पराठा तो लिया। ललिता जाकर डोसा बना लाती है। ये क्या डोसा? अरे आलू का पराठा बोला था ना। अरे माँ, तो ये भी तो वही है। अरे इसके अंदर भी तो आलू होता है और उसके अंदर भी आलू है क्या? अरे खा ले खा ले, जब तक बहू पंजाबी नहीं हो जाती। ललिता को उन लोगों की बात कुछ समझ में आती है, कुछ नहीं। लेकिन वो फिर एक दिन रोहन से कहती है, मैं मद्रासी, तुम पंजाबी, मेरे साथ प्रॉब्लम है। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, बस तुम यहाँ का कल्चर सीखने की कोशिश करो। नियम उत्वी से कराई। क्या? अरे एक मिनट रुको। रोहन गूगल करता है और कहता है, यस, नानुम उत्वे सैकरन। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी कट रही थी। पर कहते हैं ना, आखिर कब तक? फिर एक रोज, अय्या ये क्या, इतना सारा मक्खन कौन खाती? अरे मैं खाती, मतलब मैं खाती हूँ। सुन बहू, ये कच्ची भाप में पकी इडली डोसा अब बस बहुत हो गया, आज के बाद घर में नहीं बनेगा। तो फिर ये मांस बढ़ाने वाला खाना भी मैं नहीं बनाती, आज से सब अपना अपना खाना बनाती। तभी रोहन आ जाता है। माँ, शाम को शादी में जाना है, तैयार रहना। सास शाम को चटक रंग की साड़ी परांदा लगाकर तैयार हो जाती है। रोहन भी मस्त काले कोट में हीरो बन जाता है। लेकिन जब ललिता आती है, हे भगवान, ये क्या पहना है? शादी में जा रहे हैं, किसी के मरे में नहीं जो सफेद पहनकर खड़ी हो गई हो। और ये क्या नकली फूल लगा लिए हैं? हाँ यार ललिता, मेरे बुआ के घर में शादी है, तुम्हें सफेद कपड़े में देखेंगे तो। अय्या तो क्या, अरे जी ये शुभ होता है हम लोगों के घर, वैसे भी मेरे पास सफेद साड़ी ही है। अरे तो मेरी साड़ी पहन ले, रुक मैं लेकर आती हूँ। सास अंदर जाती है और ढेर सारी साड़ियां ले आती है। अय्या इतना चटक ना बाबा ना, मैं नहीं पहनती, मेरे को खुजली हो जाएगी, मैं तो यही पहनती। अब क्या था, रोहन ललिता को ऐसे ही अपने घर की शादी में ले जाता है, जहां वही होता है जिसका डर था।
वाह बबली भाभी, आपसे यही उम्मीद थी। अरे बुरा ना मान, वो क्या है ना, रोहन को छुट्टी ही नहीं मिलती है तो मैं कैसे आती अकेले, इसलिए नहीं आ पाई संगीत में। अरे अच्छा ही हुआ जो नहीं आई। मेरे बेटे की शादी में आप कैसे खुश होंगी, तभी तो बहू को सफेद पहना कर ले आई। लेकिन सुन लो भाभी, मेरे घर में सब शगुन अच्छा ही होगा। कैसे है तेरे मायके वाले, कब क्या पहनना है, इनको तो कुछ भी नहीं पता। अयो क्या हो गया, सफेद रंग रंग नहीं होता क्या? होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ इसे शुभ नहीं मानते हैं। तुम्हें कितनी बार कहा कि हम लोगों के घर में रहना है तो यहाँ का रहन सहन सीखना होगा, लेकिन तुम्हारी अकड़ तो कम ही नहीं होती। ललिता को भी लगता है कि उसने शादी करके गलती कर ली है, क्योंकि बचपन से ही उसे अपने मद्रासी होने पर गर्व होता है। फिर एक रोज मैंने मन्नत रखी थी कि रोहन की शादी के बाद घर में शांति के लिए कथा करवाऊंगी, तो कल मैं सबको बुला लेती हूँ। बहू, तो खाने पीने का संभाल लेना। जी माँ जी। इस बार ललिता सोचती है कि वो सास और पति को खुश करने के लिए उन लोगों की तरह का खाना बनाएगी। ललिता हलवा, पूरी, छोले सब बनाती है और पूजा शुरू हो जाती है। पूजा के बाद अरे क्या हो गया, आखिर कोई कमी थी क्या तुम लोगों के घर में जो ऐसी मद्रासन ले आए? अरे खाते क्या हो तुम लोग, वो डोसा सांभर? सास जी ने नहीं पता था कि बहू ने क्या बना रखा है। अरे अब क्या करें, बेटे के साथ रहना है तो मानना ही पड़ेगा। वैसे चलो खाने का वक्त हो गया है। बहू, जरा खाना लगा दे सबके लिए। बोलो तो मैं बाहर से ऑर्डर कर दूं माँ? हाँ यही कर ले, क्योंकि पता नहीं इस वक्त लोगों को सांभार खाना ठीक लगेगा या नहीं। लेकिन ये क्या, बहू तो पूरा टेबल सजा देती है जिसमें सारे पंजाबी डिशेस होते हैं। ओए, तुमने कब ऑर्डर किया खाना? ऑर्डर नहीं जी, खुद बनाया, इन्हीं हाथों से बनाया। अरे वाह बहू, क्या बात है, आज तो तेरा सूट भी पंजाबी है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सीखती अब खाती। सभी हंसने लगते हैं। अरे क्या खाती क्या सीखती, ये क्या हो रहा है, इसे तो हिंदी भी नहीं आती। ये तो मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि शादी के बाद इतनी मुश्किलें आएंगी। रोहन अफसोस करता है, जिसे देखकर ललिता निराश हो जाती है। वो अपने कमरे में चली जाती है। सभी खाना खा रहे होते हैं। वाह, ऐसे चने तो मैंने पंजाब में भी नहीं खाए। वाह जी वाह, क्या भिंडी बनाई है बहू ने। हाँ, पहली बार बनाई है, लेकिन सच्ची बहुत स्वाद है। सभी को खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन ललिता, वो बेचारी नाराज होकर कमरे में बैठी होती है। सभी चले जाते हैं। अगले रोज ललिता की माँ आती है। बहन जी, आप लोगों को न्योता देने आई हूँ। वो क्या है ना, हम लोगों में रिवाज है कि बेटी की शादी के बाद वो मायके आती है, जहाँ सारे रिश्तेदार उससे मिलते हैं। बेटी को बोलिएगा थोड़ा मद्रासी लुक में आए, धोती कुर्ता पहनकर। ये लीजिए दामाद जी के लिए कपड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही करना रह गया है। वैसे मैं बोल दूंगी रोहन को कि कोई रिवाज है और आप लोगों को बुलाया है। अगले रोज ललिता, उसका पति और सास ललिता के घर जाते हैं, जहाँ सारे मद्रासी बैठे होते हैं। ललिता का पति धोती नहीं पहनता, वो सूट पहनता है। आइए यो बेटा, मैं आपकी मम्मी को आपके कपड़े देकर आई थी। माँ, वो नहीं पहनती, बोलता गंदा। धोते गंदा? कैसा दामाद जी आपका गंदा? क्या यहाँ मुझे बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? अरे धोती क्यों पहने मेरा बेटा? अच्छा खासा जवान है, और ये क्या, तुम लोग भी मनहूस की तरह सफेद कपड़े पहने हुए हो। ललिता को सास और रोहन की बात पर गुस्सा आ जाता है। वहीं उन लोगों की बात सुनकर सारे रिश्तेदार बिना रिवाज पूरा किए चले जाते हैं। सबके जाने के बाद
आप लोगों के लिए मैंने सारा खाना बनाई। मेरे को नहीं आती, फिर भी यूट्यूब देख देख कर बनाई। मेरा मद्रसी अच्छा, फिर भी आप लोगों के लिए पंजाबी बनी। और आप लोग 1 घंटे के लिए मेरा कल्चर में नहीं आ सकता और उम्मीद करती कि मैं अपना कल्चर हमेशा के लिए छोड़कर आपकी तरफ बन जाती। मैं नहीं कर सकती। नमस्कार। मेरी बेटी को मद्रासी कल्चर अच्छा लगता था, लेकिन आपके बेटे के लिए उसने वो सब किया। लेकिन आप लोग, चलिए अब हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। रोहन और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांग लेते हैं। माँ, सबको बुलाओ। और कहाँ है वो धोती कुर्ता? मैं मेरी ललिता के लिए कुछ भी बनने को तैयार हूँ। अरे, पीठ पीछे बात करना तो आम बात है, लेकिन इतनी यार, मेरी सास को तो जब देखो तब खाना चाहिए। देखती नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। बस बहू प्लेट लगा दे, बहू रोटी बना दे। अरे पता हुआ क्या हुआ कल? तो ये है रीटा। इनको दुनिया के हर गम ने घेरा है। इनके अनुसार यही तो है जिनसे ये कायनात चल रही है, और यही है जिनके पास जीवन का सारा दुख है। अरे यार, तुम लोग मेरे घर आओ ना, मैं पार्टी करती हूँ। बोलो कौन कौन क्या क्या खाएगा? यार कुछ हल्का सा स्नैक्स ही बना लेना। यार मेरे लिए तो कुछ हेल्दी ही रखना। वैसे भी ना तेरे घर तेरी सास के बारे में सुन कर ना बहुत डर लगता है। बस अब क्या था, किसी ने रीटा की दुखती रग पकड़ ली वाली बात हो गई। ना पूछ मेरी बहन, मेरी सास ने तो स्यापा ही पा रखा है। अरे पता चलेगा ना कि मेरी सहेलियां आ रही हैं, देखना कैसे मुंह बन जाएगा उनका। मैं तो अभी से तुम लोगों को बोल रही हूँ, कुछ भी कहती है ना तो प्लीज मेरी खातिर सुन लेना यार। वो क्या है ना सहेलियां एक बार फिर से कान में हाथ लगाती है कि रीटा अपनी सास की बुराई शुरू कर देती है तो शुरू ही हो जाती है। खैर, बाद में रीटा तो वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद यार इसकी बातों से तो लगता है कि इसकी सास खूंखार है, तो क्यों चल रहे हैं हम लोग उसके घर फिर? अरे यार क्या करे, बहुत दिनों से बुला रही है। सास दी कुछ कहा तो मैं तो उल्टा करारा जवाब दे दूंगी। चलो अब बोल दिया है तो जाना तो पड़ेगा ना। दोनों सहेलियां अगले दिन रीटा के घर जाते हैं, जहां रीटा दिखाई नहीं देती। अरे तुम दोनों स्नेहा और पारुल हो ना? लग रहा है सास है। हे भगवान, ये रीटा भी ना किसके हवाले करके कहाँ चली गई? अब जी जी आंटी नमस्ते। अरे जीती रहो जीती रहो। बच्चों को नहीं ले आई? अरे उन्हें भी ले आना चाहिए था ना। बैठो मैं पानी लाती हूँ, रीटा आ ही रही होगी। सास दोनों के लिए पानी, शरबत और मीठा लेकर आती है। आंटी रीटा कहाँ है? वो क्या है ना, आज वो जल्दी उठ गई थी तो अभी सो रही है। मुझे तो बाद में बताया कि तुम लोग आ रहे हो। बेटा खाना तो मैंने जैसे तैसे ही बनाया है, खाकर बताना कैसा लगा। बाकी और बताओ। फिर क्या था, स्नेहा और पारुल तो सास से इतना घुल मिल गए कि उन लोगों ने रीटा को पूछा ही नहीं। खाना पीना करके वो निकल रहे थे कि अलसाई सी अंगड़ाई लेती रीटा सामने खड़ी हो जाती है। अरे तुम दोनों, कब की पार्टी रखी थी मैंने और कब आ रही हो? ये भी कोई बात होती है क्या? माँ जी जरा एक गिलास पानी देना। सास पानी लेने जैसे ही जाती है, आदत के अनुसार रीटा शुरू हो जाती है। देखा, मेरी सास को काम के नाम पर तो नानी मरती है, किसी से बात करके राजी नहीं। पता नहीं बुढ़िया को किस बात का घमंड है। अरे तुम दोनों आई हो ना, अच्छा थोड़ी न लग रहा होगा उन्हें। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? और तुम थी कहाँ? अरे इन्होंने काम दे रखा था ना, तो वही कर रही थी कमरे में।
न जाने कहाँ से साड़ी ले आई है। उसी की सिलाई के लिए कपड़ा दिया था। कमरे में बैठ के अभी तक इन्हीं की साड़ी तैयार कर रही थी। तभी सास आ जाती है, बहू को पानी का ग्लास देती है और फिर, अच्छा बच्चों बातें करो, कुछ चाहिए तो बता देना, मैं ज़रा ये साड़ी लाई थी तो वो तैयार कर लेती हूँ। बहू, तेरी साड़ी जो तुम मुझे दे गई थी ना वो तैयार हो गई है, तो कमरे से लेकर जाना। सास की जाती ही, चल पारुल चलते हैं। अरे क्यों, रुको ना, एक तो देर से आए हो, ऊपर से बिना कुछ खाए जा रहे हो। पता है क्या क्या बनाया है मैंने? हम लोगों को पता है कि क्या क्या बना है और कैसा किससे बनाया है, लेकिन तू ना अब रहने दे रीटा। ये बोलकर दोनों चली जाती हैं। रीटा को समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया। खैर, दिन बीतते हैं। फिर एक रोज रीटा की सहेली ऑफिस में बात कर रही थी। यार क्या बताऊं, मेरा पति ना मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। बस खाना खाना, ऑफिस जाना और सो जाना। ना कहीं घूमता है ना फिरता है। अरे कभी दो बोल भी प्यार की नहीं बोलता। रीटा देखती है कि सारे लोग उसकी बात सुन रहे थे। वो समझ जाती है कि लोगों की सिंपैथी सास के नाम पर नहीं पर पति के नाम पर जरूर मिलेगी। वो भी लोगों से बात करना शुरू कर देती है। एक दिन वो जानबूझकर मुंह लटकाकर बैठ जाती है। अरे क्या हो गया रीटा, सब ठीक है ना? सब ठीक। लोगों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए रीटा को जो चाहिए था वो मिल रहा था। फिर क्या क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी से सारी उमंगें तरंगे ही खत्म हो गई हैं। अरे क्या हो गया? तभी वहां स्नेहा आ जाती है। क्या सास की फिर कोई बात है? अब तो रहने दे रीटा। सास की नहीं पति की है। पर चल छोड़, तुम लोगों को तो लगता है ना कि मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ। तभी एक नया लड़का जिसने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया था वो रीटा के पास आता है। क्या बात है रीटा, हम लोगों से शेयर कर सकती हो? अरे भाई, हम भी फैमिली से कम थोड़ी ना है। ऑफिस में कितना समय हम साथ में रहते हैं। रीटा भी, जो कि सिर्फ पति की बुराई कर लोगों से सिंपैथी लेना चाहती थी। क्या बोलूं, मेरे पति तो सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करते हैं। स्नेहा, जो कि पहले से ही रीटा को समझती थी। कौन से पैसे? तेरे पास पैसे कहाँ से आ गए? अरे यही जो मैं कमाती हूँ। कहते हैं सारे पैसे मुझे दिया कर, नहीं देती हूँ तो मारते भी है। अभी कल ही की बात है। अब क्या था, रीटा को एक नया टॉपिक मिल गया, पति। वाह क्या बात है, पति की थोड़ी सी बुराई और देखो कैसे लोगों का जमावड़ा मेरे आसपास लगा रहता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लोग उसके पास क्यों आते हैं। अरे पति से परेशान हो तो हमें बताओ, हम बात करते हैं। और तुम्हारे जैसी बीवी हमारी हो ना तो भाई। लड़कियां तो रीटा को समझ चुकी थी, लेकिन लड़के वो अपने ही तरीके से रीटा से मजे लिए करते थे। एक दिन, यार क्या पता रीटा सच में परेशान हो। मुझे भी लग रहा है यार, सास तक तो हर कोई परेशान हो ही जाता है, लेकिन पति। अरे इसका पति तो कितना मानता था ना इसको। हाँ, लेकिन ये आदमी की जात ना कब मानना बंद कर दे पता ही नहीं चलता। दोनों सहेलियों को अब रीटा पर रहम आ जाता है। वहीं घर पर, रीटा, ये फोटो देखो कैसी लग रही है। हम दोनों कैसे मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं ना। रुको, इसे मैं हमारे सारे सोशल मीडिया में डालता हूँ, मजा आ जाएगा। लोग देखते रह जाएंगे और अच्छी अच्छी बातें भी लिख दूंगा, ठीक है ना? पति के मुंह से इतनी प्यारी बात सुनकर तो हर बीवी खुश हो जाए, लेकिन रीटा अब, अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं। नहीं मतलब क्यों क्यों नहीं? अरे वो मेरी दोस्त है ना, पारुल और स्नेहा। कौन, वो ऑफिस वाली? क्या हो गया?
बस रीटा के अंदर का जो टैलेंट था ना, लोगों की बुराई करने वाला, वो जाग जाता है। अरे वो कुछ नहीं, बस वो क्या है ना, जलती है दोनों मुझसे। रहा नहीं जाता मेरी खुशी देखकर। याद है वो 4 महीने पहले मैंने अपनी और तुम्हारी फोटो लगाई थी, जल कुकड़ गई थी दोनों। अरे तो जलने दो ना, क्या हो गया, बीवी हो तुम मेरी। जमाने को तो पता चले कि मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे। और हाँ, ये ना नौकरी वोकरी छोड़ दो। देखो कैसी शक्ल बन गई है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। बीवी को तो पता था कि वो पूरे जमाने से क्या बोल रही थी पीठ पीछे, क्या बात कर रही थी पति के बारे में। और अगर सोशल मीडिया में ये आ गया तो अगले दिन, हे भगवान, न जाने क्यों चक्कर आ रहा है। अरे रहने दो ना, क्यों कर रही हो ये 2 टके की नौकरी, खुद को क्यों गला रही हो रीटा तुम। हाँ बहू, रहने देना, आज ऑफिस ना जा, घर पर ही आराम कर ले। ना माँ जी, आज तो जाना जरूरी है, सैलरी का वक्त है और काम भी बहुत है। क्यों करना है काम, घर पर रहो ना, क्या जरूरत है नौकरी की, मैं कर तो रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, घर के अंदर तो मैं पागल हो जाऊंगी। ना बाबा ना। बहू ऑफिस चली जाती है और वहां जाकर, हे भगवान, न जाने क्या हो गया है, चक्कर पर चक्कर आ रहे हैं। अरे तो घर पर रह जाती ना, क्यों आ गई, ले लेती छुट्टी। हाँ यार, ले लेती ना ऑफ आज का, क्या होता, 1 दिन की ही पैसे तो कटते ना। अरे नहीं यार, पति को बोला तो बोलने लगे पैसे कट जाएंगे तो घर कैसे चलेगा। सास भी मुंह बना रही थी कि ऑफिस क्यों नहीं जा रही, वरना मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था ऑफिस आने का आज। सभी को रीटा पर दया आती है कि कैसे बेचारी पर काम का प्रेशर उसके ससुराल वाले पैसे के लिए दे रहे हैं। लेकिन ये क्या, काम करते करते रीटा को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे इसके पति को फोन करो, देखो क्या हो गया। अरे वो क्या करेगा, उसी जल्लाद ने तो इसे ऑफिस भेजा है, जबकि इसकी तबीयत खराब हो रही थी। फिर भी पति को फोन किया जाता है और पति आ जाता है। क्या हो गया मेरी रीटा को। शुरू हो गया नाटक इसका। मैंने कहा था मत जाओ ऑफिस, मैं इसका रिजाइन दे रहा हूँ। कहाँ है HR, रीटा अब यहाँ काम नहीं करेगी। सभी पति के इस बात से हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो गया, रीटा तो कुछ और कहती थी। मेरी बीवी को परेशान कर रखा है, वो बेचारी कितना काम करती है। मेरी तो माँ भी नहीं चाहती कि बहू ऑफिस में काम करे। खैर, आज से मेरी बीवी से मिलना हो तो इज्जत से घर आ जाना, नमस्ते बोलकर पति रीटा को लेकर चला जाता है। पीछे से ऑफिस वाले सोचते रह जाते हैं कि भाई, पीठ पीछे बात करने की भी हद होती है। कहानी है सोनम की। अब सोनम के बारे में क्या बताएं, खुद ही देखिए। क्या माँ, दूध नहीं दिया, दूध तो दे दो, कॉलेज भी जाना है। अरे एक दिन बिना दूध पिए उठ जाएगी तो बवाल नहीं होगा, उठ जा, ससुराल में क्या करेगी। क्या माँ जी, ससुराल भी मेरी सोनम का ऐसा होगा कि जहां वो राज करेगी, राज। भाभी सोनम को दूध देती है। तुम दोनों सास बहू ने क्या बनाया है मेरे लिए? वैसे आज राजमा खाने का मन था मेरा। नहीं, कद्दू है, वही खाना। तेरी भाभी ने राजमा बना दिया है तेरे लिए। शिल्पा, तूने कुछ ज्यादा ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। माँ जी छोटी है ना, मुझे तो ननद कम मेरी बेटी ज्यादा लगती है। ये सोनम मायके में एक काम ना करती और रोज शाम को, मैं घूमने जा रही हूँ, रात को लेट हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये तूने पहना क्या है? माँ ये फैशन है, पर तुम नहीं समझोगी। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे बहुत अच्छा लग रहा है सोनम, तू ना ऐसे ही कपड़े पहना कर। सही कहा ना मैंने माँ जी? अरे पर आगे न जाने कैसा ससुराल मिले। ठीक है, जा कर ले तेरी इच्छा पूरी। माँ जी हम ना कहीं विदेश में शादी करेंगे। वैसे भी सोनम हमारी कितनी प्यारी है,
इससे शादी करने के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, लाइन। तभी वहां बुआ सास आती है। हाँ हाँ, मैं लेकर आई हूँ ना रिश्ता, ऑस्ट्रेलिया से। अरे नमस्ते बुआ जी, बैठिए बैठिए। कहाँ का लड़का है? देखिए माँ जी, क्या कहा था मैंने आपसे? मैं जा रही हूँ माँ। और हाँ, शादी के लिए मैंने लड़का पसंद कर रखा है, आप ज्यादा तकलीफ मत लीजिएगा। सोनम तैयार हो जाती है और बाहर कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। फिर एक रोज, अब क्या बोलूं, इकलौता लड़का, अच्छा खासा कमाता है, सेटल है। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे आजकल के अपनी पसंद के लड़कों से शादी करते हैं। वैसे ये भी पता नहीं कि कौन है लड़का, कैसा है। कुछ दिन बाद, माँ, वो विवेक के पापा आप लोगों से मिलना चाहते हैं। विवेक कौन है? माँ जी, सोनम का दोस्त है, बड़े घर वाले लोग हैं, पैसा भी खूब है। हम लोग तो चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो उसके जैसा लड़का नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ठीक है, बोल दे, हम शाम को आएंगे। सभी सोनम के होने वाले ससुराल जाते हैं, जहाँ लड़की के पिता कहते हैं, देखिए, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की घर बांध कर चले, क्योंकि हम लोगों के घर पैसों की कमी नहीं है, पर घर संभालने के लिए अच्छी लड़की चाहिए। सभी से बात कर लेने के बाद, मुझे तो कुछ अजीब लगा। हाँ माँ जी, मुझे भी पता नहीं सोनम वहाँ कैसे रह पाएगी। क्यों, क्या हो गया? पता है कितने पैसे वाले लोग हैं, हर काम के लिए नौकर हैं। मुझे तो चम्मच भी नहीं उठाना होगा। हाँ बेटा, पर वो लोग हम लोगों से काफी अलग हैं, खुले विचारों के नहीं है। देखा उनके घर की औरतें कैसे घूंघट में थी। अरे वो तो तुम लोगों को दिखाने के लिए होगा, विवेक ने तो कुछ नहीं कहा ना आपसे। खैर, हो जाती है सोनम की शादी विवेक से। शादी के बाद, अरे सोनम, कहीं घूमने नहीं जा रही हो क्या? नहीं, वो पापा बोल रहे थे कि विवेक को बहुत ज्यादा काम है, शादी के बाद उसके लिए नई फैक्ट्री खोली है ना, तो इसलिए। सोनम, कल घर आना बेटा, तुझे देखने का बहुत मन है। ठीक है माँ, कल आ जाऊंगी। सोनम ने अभी फोन रखा ही था कि सासू माँ, अरे कहाँ आ जाऊंगी, सारा दिन घूमने के लिए ब्याह करके लाए हैं क्या तुझे? और हाँ, ये सूट मना किया था ना तुझे पहनने के लिए। पर माँ जी, वो साड़ी में मुझसे चला नहीं जाता। तो हम लोग दूसरे लोग से आए हैं ना, जो सारा दिन साड़ी में रहते हैं। वैसे भी तेरे ऊपर ये सूट वूट अच्छा नहीं लगता, गांव की गवार है। पैसे वाले घर में कैसे रहा जाता है, कुछ पता भी है? सोनम को ससुराल में इतने ताने सुनने को मिलते कि हर बार वो अपनी पहली जिंदगी से उसे कंपेयर किया करती थी। माँ, सोनम तो आ ही नहीं पाती, क्यों ना हम लोग ही चले जाते हैं उसे मिलने के लिए। हाँ, सही बोल रही है तू बहू, उन लोगों के लिए ना कुछ मिठाई और फल ले आना। भाभी ननद के घर के लिए ढेर सारा सामान लेकर सोनम के ससुराल पहुंचती है, जहां सोनम सर पर पल्ला लेकर खड़ी होती है। अरे बेटा, सोनम को बुलाना, जरा कहना मम्मी और भाभी आए उससे मिलने। सोनम पल्ला हटाती है, जिसे देखकर उसकी माँ हैरान रह जाती है। अरे बेटा, ये क्या हालत बना रखी है? तू तो बोल रही थी कि पैसे वाले लोग हैं ये। कहाँ है तेरे ससुर, बात करूं? अरे लड़की को तो गुलाम बना रखा है, इतने लंबे घूंघट में सामने का दिखता भी है क्या? तभी सास आ जाती है। आइए आइए, पता चल गया आप लोगों को। वैसे क्या लेकर आई हैं? क्या पता चल गया? अरे बहू ने बताया नहीं, मुन्ना होने वाला है, आपकी बेटी को माँ बनने वाली है वो। लेकिन शादी को तो अभी साल भी नहीं हुआ समधन जी। हाँ, तो क्या 10 साल बाद बच्चा पैदा करेगी? वैसे भी हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, विवेक ही छोटा था,
अब कोई बच्चा आ जाएगा तो सबका मन लग जाएगा। दिन बीत रहे थे। सोनम को बेटा हो जाता है, लेकिन बच्चा होने के 2 दिन में ही। सोनम, मैं घर आ रही हूँ रहने के लिए। वो क्या है ना, मेरी सास गांव जा रही है। घर का काम कैसे होगा भाई मुझसे, और वैसे भी तेरा बच्चा देखने तो आना ही था मुझे। हाँ हाँ गुड़िया दीदी, आ जाइए ना, वैसे भी मैं तो बच्चे में ही बिजी हूँ। ननद कुछ सुनती नहीं, वो घर आ जाती है। अरे चाय नहीं बनाई क्या सोनम? मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ। हाँ तो पिलाकर बना देना, लेकिन मेरी बेटी यहाँ काम नहीं करेगी। लेकिन माँ, बच्चे के साथ काम कैसे करूँ? अरे हमने तो जैसे बच्चे पैदा ही नहीं किए। 3 दिन का हो गया है तेरा बच्चा, समझी? ज्यादा नाटक ना करना। और हाँ, तेरे ससुर और पति दोनों आज रात नहीं आएंगे, तो गुड़िया तेरे ही कमरे में सोएगी। पर मेरे कमरे में तो बच्चा सोता है, वो कैसे मैनेज करेगा? अरे तो मैं कौन सा नोच रही हूँ उसे? हाँ, और वैसे भी गुड़िया को खर्राटे लेने की आदत ना होती ना, तो मेरे पास ही सुला लेती। अब क्या, सारी रात ननद सोनम के कमरे में सोती है, जहां वो पूरी रात ना बेटे को सोने देती है, ना ही सोनम को। अगली सुबह, अरे सर दर्द से फटा जा रहा है, अब मैं थोड़ा सो लूं, मुन्ना भी अभी सोया है। तभी विवेक और ससुर जी आ जाते हैं। सोनम, सारी रात का जगा हूँ, जल्दी से नाश्ता करा दे, सो जाऊं। हाँ बहू, पहले चाय पिला दे फिर नाश्ता। बेचारी सोनम, जो कल तक मायके में बिना दूध के बेड पर से भी ना उठती, वो रात भर मुन्ने को लेकर जगती और दिन में लग जाती किचन में।